भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कलईगर था। सुबह धौंकनी सर पर रखकर निकलता और दिन भर शहर की गलियों में बांडे कलई करा लो की आवाजें लगाता रहता। शाम को घर लौटता तो उसके तहबंद में 3-4 रुपए जरूर होते। गामा ख्वांचा फरोश था। उसको भी दिन भर छाबड़ी सर पर उठाए घूमना पड़ता था। 3-4 रुपए ये भी कमा लेता था, लेकिन उसको शराब की बहुत गंदी लत थी। शाम को दीन के भटियार खाने से खाना खाने के पहले एक पाव शराब उसे जरूर चाहिए थी। पीने के बाद वो खूब चहकता। दीन के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और उसी के सहारे जीता है। भोलू ने गामा से, जो कि उससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद करते हो। यही तुम जो हर रोज एक पाव शराब पर खर्च करते हो, बचा कर रखो तो भाभी ठाठ से रहा करे। नंगी बच्ची अच्छी लगती है तुम्हें अपने घर वाली। गामा ने इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छोड़ दिया। दोनों मुहाजिर थे। एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। उन पर जहां औरों ने कब्जा जमा रखा था, वहां उन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को, जो कि दूसरी मंजिल पे था, अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर लिया था। सर्दियां आराम से गुजर गईं। गर्मियां आईं तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता था। गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। एक गामा को ही ये तकलीफ नहीं थी। क्वार्टरों में जो भी शादीशुदा था, इसी मुसीबत से जूझ रहा था। कल्लन को एक बात सूझी। उसने कोठे पर कोने में अपनी और अपने बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट तान दिया। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कल्लन की देखा देखी दूसरों ने भी इसी तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद दिनों में ही बांस वगैरह गाड़कर टाट और कंबल जोड़कर पर्दे का इंतजाम कर दिया गया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के दोजक से हर हालत में ये जगह बेहतर थी। ऊपर कोठे पर सोने से भोलू की तबीयत में एक अजीब परिवर्तन आया। वो शादी ब्याह का बिल्कुल ही कायल नहीं था। उसने दिल में इस बात को ठान रखा था कि ये जंजाल वो कभी नहीं पालेगा। जब भी गामा कभी उसके ब्याह की बात छेड़ता तो कहा करता, न भाई, मैं अपने साथ इस तरह की जोकें नहीं लगवाना चाहता। लेकिन जब गर्मियां आईं और उसने ऊपर खाट बिछाकर सोना शुरू किया तो 10-15 दिन में ही उसके ख्यालात बदल गए। एक शाम को दीने के भटियार खाने में उसने अपने भाई से कहा, मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। गामा ने जब ये सुना तो उसने कहा, ये क्या मजाक सूझा है तुम्हें? भोलू बहुत संजीदा हो गया। तुम्हें नहीं मालूम, 15 रातें हो गई मुझे जागते हुए। गामा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, दाएं बाएं जिधर नजर डालो कुछ न कुछ होता रहता है। अजीब अजीब सी आवाजें आती है। नींद क्या खाक आएगी? गामा जोर से अपनी घनी मूछों में हंसा। भोलू शर्मा गया। वो जो कल्लन है उसने तो हद ही कर दी है। साला रात भर बकवास करता रहता है। उसकी 20 साली की जबान भी तालू से नहीं लगती। बच्चे पड़े रो रहे हैं मगर वो। गामा काफी नशे में था। भोलू गया तो उसने दीन के भटियार खाने में अपने सब जानकारों को खूब चहक चहक कर बताया कि उसके भाई को आजकल नींद नहीं आती। इस बाबत जब उसने अपने मखसूस अंदाज में बयान किया तो सुनने वालों के पेट में हंस हंस कर बल पड़ गए। जब ये लोग भोलू से मिले तो उसका खूब मजाक उड़ाया। कोई उससे पूछता, हाँ भाई, कल्लन अपनी बीवी से क्या बातें करता है? कोई कहता, मियाँ मुफ्त में मज़े ले रहे हो, सारी रात फिल्में देखते रहते हो, 100% गाती बोलती। कईयों ने तो गंदे गंदे मजाक भी किए। भोलू चिढ़ गया। गामा नशे की हालत में था तो उसने उससे कहा, तुमने तो यार मेरा मजाक बनाकर रख दिया। देखो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा झूठ नहीं। मैं इंसान हूँ, खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आती। आज 20 दिन हो गए हैं जागते हुए। तुम मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो, वरना मेरा खाना खराब हो जाएगा। भाभी के पास मेरा 500 रुपया जमा है, जल्दी से बंदोबस्त करो। गामा ने मोछ मरोड़ कर पहले कुछ सोचा,
फिर कहा, अच्छा हो जाएगा बंदोबस्त। तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूँ, अपने मिलने वालियों से बातें करें। 1.5 महीने के अंदर बात पक्की हो गई। समत कलईगर की लड़की आयशा गामा की बीवी को बहुत पसंद आई। खूबसूरत थी, घर का कामकाज जानती थी। वैसे समत भी शरीफ था, मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। भोलू मेहनती था, तंदुरुस्त था। जून के महीने में शादी की तारीख मुकर्रर हुई। समद ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहेगा, लेकिन भोलू ने जब जोर दिया तो वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले भोलू ने अपनी दुल्हन के लिए ऊपर कोठे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त किया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श में गाड़े, टाट खूब कस कर लगाया। चारपाइयों पर नए नए खेस बिछाए, नई सुराही मुंडेर पर रखी, शीशे का गिलास बाजार से खरीदा। सब काम उसने बड़े ही इत्मीनान से किए। रात को जब वो टाट के पर्दे में घिरकर सोया तो उसको अजीब सा लगा। वो खुली हवा में सोने का आदी था, लेकिन उसको अब ये आदत तो डालनी ही थी। यही वजह है कि शादी से 4 दिन पहले ही उसने यूं सोना शुरू किया। पहली रात जब वो लेटा और उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने में तरबतर हो गया। उसके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगीं जो उसे सोने नहीं देती थीं, और उसके दिमाग में तरह तरह के परेशान ख्यालात दौड़ाती थीं। क्या वो भी ऐसी ही आवाज़ें पैदा करेगा? क्या आसपास के लोग उन आवाज़ों को सुनेंगे? क्या वो भी उसी की मानिंद रात भर जाग जाग कर काटेंगे? किसी ने अगर झांक कर देख लिया तो क्या होगा? भोलू पहले से ज्यादा परेशान हो गया। हर वक्त तो उसको यही बात सताती रहती कि टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है। फिर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हैं। रात की खामोशी में हल्की सी सरगोशी भी दूसरे कानों तक पहुंच जाती है। लोग कैसी ये नंगी जिंदगी बसर करते हैं। एक कोठा है, इस चारपाई पर बीवी लेटी है, उस चारपाई पर खाविंद पड़ा है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान, सब सब आसपास खुले हैं। नजर न आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है? सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी सारी चीजें बेनकाब कर देती है। वो सामने कल्लन अपनी बीवी की छातियां दबा रहा है। वो कोने में उसका भाई गामा लेटा है, तहबंद खुलकर एक तरफ पड़ा है। इधर ईदू हलवाई की कुंवारी बेटी शादा का पेट छिदरे टाट से झांक झांक कर देख रहा है। शादी का दिन आया तो भोलू का जी चाहा कि वो कहीं भाग जाए, मगर जाता कहाँ। अब तो वो जकड़ा जा चुका था। गायब हो जाता तो समद जरूर खुदकुशी कर लेता। उसकी लड़की पर जाने क्या गुजरती, जो तूफान मचता वो अलग। अच्छा, जो होता है होने दो, मेरे साथी और भी तो हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे भी। भोलू ने खुद को ढाढ़स दिया और अपनी नई नवेली दुल्हन की डोली घर ले आया। क्वार्टरों में चहल पहल पैदा हो गई। लोगों ने भोलू और गामा को खूब मुबारकबादें दी। भोलू के जो खास दोस्त थे उन्होंने उसको छेड़ा और पहली रात के लिए कई कामयाब गुर भी बताए। भोलू खामोशी से सुनता रहा। उसकी भाभी ने ऊपर कोठे पर टाट के पर्दों के नीचे बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया। गामा ने मोती के 4 बड़े बड़े हार तकिए के पास रख दिए। एक दोस्त उसके लिए जलेबियों वाला दूध ले आया। देर तक वो नीचे क्वार्टर में अपनी दुल्हन के पास बैठा रहा। वो बेचारी शर्म के मारे सर नीचे किए, घूंघट काढ़े सिमटी हुई सी बैठी थी। सख्त गर्मी थी। भोलू का नया कुर्ता उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा चल रहा था मगर हवा जैसे बिल्कुल गायब सी हो गई थी। भोलू ने पहले सोचा कि वो ऊपर कोठे पर नहीं जाएगा, नीचे क्वार्टर में ही रात काटेगा, मगर जब गर्मी इंतहा को पहुंच गई तो वो उठा और उसने दुल्हन से चलने को कहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम क्वार्टर खामोशी में लिपटे हुए थे। भोलू को इस बात का यकीन था कि सब सो रहे होंगे, कोई उनको नहीं देखेगा। चुपचाप दबे कदमों से वो टाट के पर्दे के पीछे अपनी दुल्हन समेत दाखिल हो जाएगा और सुबह मुंह अंधेरे नीचे उतर आएगा।
जब वो कोठे पर पहुंचा तो बिल्कुल खामोशी थी। दुल्हन ने शर्माए हुए कदम उठाए तो पाजेब के घुंघरू बजने लगे। एकदम भोलू ने महसूस किया कि चारों तरफ जो नींद बिखरी हुई थी चौंक कर जाग पड़ी है। चारपाइयों पर लोग करवटें बदलने लगे हैं। खांसने खकारने की आवाजें इधर उधर से उभरने लगीं। दबी दबी सरगोशियां उस तपी हुई फजा में तैरने लगीं। भोलू ने घबराकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से टाट की ओर में चला गया। दबी दबी हंसी की आवाज उसके कानों से टकराई। उसकी घबराहट में इजाफा हुआ। बीवी से बात की तो पास ही खुसर पुसर शुरू हो गई। दूर कोने में जहां कल्लन की जगह थी वहां चारपाई की चिर्रचू होने लगी। ये धीमी पड़ी तो गामा के लोहे की चारपाई बोलने लगी। ईदू हलवाई की कुंवारी लड़की शादा ने तो 2-3 बार उठकर पानी भी पिया। घड़े के साथ उसका गिलास टकराता तो एक छनाका सा पैदा होता। खैरे कसाई के लड़के की चारपाई से बार बार माचिस जलाने की आवाज आती थी। भोलू अपने दुल्हन से कोई बात नहीं कर सका। उसे डर था कि आसपास के खुले हुए कान फौरन उसकी बात निगल जाएंगे और सारी चारपाइयां चर्रचूं करने लगेंगी। दम साधे वो खामोश लेटा रहा। कभी कभी सहमी निगाह से अपनी बीवी की तरफ देख लेता जो गठरी सी बनी दूसरी चारपाई पर लेटी थी। कुछ देर जागती रही फिर सो गई। भोलू ने चाहा कि वो भी सो जाए मगर उसको नींद कहाँ आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाजें आती थीं। आवाजें जो फौरन तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती थीं। उसके दिल में बड़ा जोश था। जब उसने शादी का इरादा किया था तो वो तमाम लज्जतें उसके दिलो दिमाग में चक्कर लगाती रहती थीं। उसको गर्मी महसूस होती थी, बड़ी राहत बख्श गर्मी, मगर अब जैसे पहली रात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने रात में कई बार ये दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की मगर आवाज़ें, वो तस्वीर खींचने वाली आवाज़ें सब कुछ दरहम बरहम कर देती। वो खुद को नंगा महसूस करता, बिल्कुल नंगा, जिसको चारों तरफ से लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब वो उठा। बाहर निकलकर उसने ठंडे पानी का एक गिलास पिया। कुछ सोचा। वो झिझक जो उसके दिल में बैठ गई थी उसको किसी तरह से दूर किया। अब ठंडी हवा चल रही थी जो काफी तेज थी। भोलू की निगाहें कोने की तरफ मुड़ी। कल्लन का घिसा हुआ टाट हिल रहा था। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नंग धड़ंग लेटा था। भोलू को बड़ी घिन आई, साथ ही गुस्सा भी आया कि हवा ऐसे कोठों पर क्यों चलती है और चलती भी है तो टाटों को क्यों छेड़ती है। उसके जी में आया कि कोठे पर जितने टाट हैं सब नोच डाले और नंगा नाचने लगे। भोलू नीचे उतर आया। जब काम पर निकला तो कई दोस्त मिले। सब ने उससे पहले रात की बात पूछी। फौजे दर्जी ने तो उसको दूर से आवाज दी, क्यों उस्ताद भोलू, कैसे रहे, कहीं हमारे नाम पर बट्टा तो नहीं लगा दिया तुमने। छागे टीन साज ने उससे बड़ी राजदाराना लहजे में कहा, देखो अगर कोई गड़बड़ है तो बता दो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा मेरे पास मौजूद है। बाले ने उसके कांधे पर जोर से धप्पा मारा। क्यों पहलवान, कैसा रहा दंगल। भोलू खामोश रहा। सुबह उसकी बीवी मायके चली गई। 5-6 रोज के बाद वापस आई तो भोलू को फिर उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोठे पर सोने वाले जैसे उसकी बीवी के आने के ही इंतजार में थे। चंद रातें खामोश रही थीं, लेकिन जब वो ऊपर सोए तो वही खुसुर पुसुर, वही चर्रचूं, वही खांसना खखारना, वही घड़े के साथ गिलास के टकराने के छनाके, दबी दबी सी हंसी। भोलू सारी रात अपनी चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहता। कभी कभी एक ठंडी आह भरकर अपनी दुल्हन को देख लेता और दिल में कुढ़ता, मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हुआ है। 7 रातों तक यही होता रहा। आखिर तंग आकर भोलू ने अपनी दुल्हन को मायके भेज दिया। 20-25 दिन गुजर गए तो गामा ने भोलू से कहा, यार तुम बड़े अजीबो गरीब आदमी हो, नई नई शादी और बीवी को मायके भेज दिया। इतने दिन हो गए उसे गए हुए, तुम अकेले सोते कैसे हो। भोलू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है,
गामा ने पूछा। ठीक क्या है, जो बात है बताओ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई आयशा? नहीं, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो और क्या है? भोलू बात गोल कर गया, मगर थोड़े ही दिनों बाद उसके भाई ने फिर बात छेड़ी। भोलू उठकर क्वार्टर के बाहर चला गया। चारपाई पड़ी थी, उसी पर वो बैठ गया। अंदर से उसको अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वो गामा से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि भोलू को आयशा पसंद नहीं, ये गलत है। गामा की आवाज़ आई, तो और क्या बात है? भोलू को उससे कोई दिलचस्पी ही नहीं? दिलचस्पी क्या हो? क्यों? गामा की बीवी का जवाब भोलू सुन न सका, मगर इसके बावजूद उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी हस्ती किसी ने हावन में डालकर कूट दी है। एकदम गामा ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? गामा की बीवी बोली, आयशा ने अपनी किसी सहेली से जिक्र किया। बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंच गई। बड़ी ही दुख भरी आवाज में गामा ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। भोलू के दिल में छुरी सी पैबस्त हो गई। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उठा और कोठे पर चढ़कर जितने टाट लगे थे उखेड़ने उसने शुरू कर दिए। खट खट फटफट सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की तो वो लड़ने लगा। बात बहुत बढ़ गई। कल्लन ने बांस उठाकर उसके सिर पर दे मारा। भोलू चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका दिमाग चल चुका था। अब वो बिल्कुल नंगा बाजारों में घूमता फिरता है। कहीं टाट लटका देखता है तो उसको उतार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है।